दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर 15 इसे हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधन जो भी यूज़ किए जा रहे हैं उनमें सुधार किस किस तरीके से किए जाएंगे, वो चाहे खाद्य संसाधन जो खेती से या जो है अनाज के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हों या फिर जो है एनिमल प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हों, तो इनमें जो सुधार किए जाएंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से इतनी जनसंख्या इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो सभी को पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हो क्या रहा है कि जो है सभी को खाद्य की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो सभी को भोज्य पदार्थों की ज़रूरत पड़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो खाद्य पदार्थों की जो है ज़रूरत है, मतलब खाद्य पदार्थों की जो मात्रा है वो कम पड़ रही है। तो उसमें बढ़ोतरी, उसमें क्या चीज़ ऐसी सुधार किया जाए, कौन से ऐसे मेथड यूज़ किए जाएँ कि हमें जो है जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो प्लांट प्रोडक्ट हैं उन सब में बढ़ोतरी हो, ताकि जो लोगों तक जो है सही तरीके से उनका जो अनाज है, जो भी इनकी पर्याप्त मात्रा में जो उनको भोज्य पदार्थ मिलना चाहिए वो मिल सके, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही बहुत सारी कुछ जो है विधियाँ पढ़ेंगे, और प्लांट से रिलेटेड भी एनिमल प्रोडक्ट से रिलेटेड भी, दोनों ही तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि एक जो हमारा संतुलित आहार होता है उसमें ये सारी चीज़ें मतलब कि होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, इनकी ज़रूरत हमें किसमें पड़ती है? हमारे विकास में, हमारी वृद्धि में, हमारे स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। ये दो तरीके हैं जिनसे हमें अधिकांश जो खाद्य पदार्थ हैं या भोज्य पदार्थ हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं, कृषि से और पशुपालन से। हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। यह आवश्यक क्यों है? हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते हैं? अभी जो उत्पादन स्तर है उस पर हम क्यों नहीं जो है उसमें, मतलब उसी में ही हमारा काम क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वही जो हमने शुरू में कहा उसी के बारे में ही यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, और टाइम टू टाइम वो और बढ़ती ही जा रही है। वो बढ़ती जा रही है और प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से कि मतलब कि कुछ लोग को जो है वो जो पदार्थ या पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल पाता है, कुछ लोग को कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो यही चीज़ है कि सभी लोग को सभी जो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के हिसाब से सब तक के जो है भोज्य पदार्थ पहुंच सके, तो इसलिए कई मेथड यूज़ किए जा रहे हैं। तो वही है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगभग 100 करोड़ से अधिक है, ठीक है, 1 बिलियन से अधिक है, तथा इसमें लगातार वृद्धि भी होती जा रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। ये वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है। अगर हमें अधिक अन्न उत्पादन करना है तो ये हम जो है अधिक भूमि, यानी कि भूमि का विस्तार ज़्यादा हो और उसमें अगर हम कृषि करेंगे तो ये संभव हो सकती है। परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है। ज़्यादातर स्थान पर जो है भारत में पहले से ही खेती हो रही है। अतः कृषि के लिए अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है, क्योंकि देखिए जनसंख्या भी बढ़ रही है। अब जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके रहने के लिए भी तो कुछ जगह होनी चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो है अधिकतर जो एरियाज़ हैं जहाँ पे खेती हो ही रही है। लेकिन जो है ये है कि मतलब कि और भूमि की उपलब्धता नहीं है। तो अगर भूमि की उपलब्धता और ज़्यादा संभव नहीं हो सकती, तो और कौन से तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकें। तो इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। तो अब देखिए, अभी तक की फसल उत्पादन को बढ़ाने के जो हमारे प्रयास थे वो कुछ सीमा तक सफल रहे थे, लेकिन फिर उसके वजह से हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की। हरित क्रांति जब आई तो उससे क्या हुआ, उन्नत बीज यूज़ किए गए जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, तथा श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन बढ़ाया गया। ये भी हमारे जो है अधिकांश जो हमारे भोज्य पदार्थ का पोषण कवर किया दूध ने, ठीक है, और इसका अच्छा प्रबंधन भी किया गया, ठीक है, क्योंकि जो दूध था उससे कई सारे जो है प्रोडक्ट बनाए गए, और जो है मतलब कि जो अलग अलग तरीके से हमारे भोज्य पदार्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, ठीक है। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है, और इसके परिणाम स्वरूप अब जाहिर सी बात है, जैसे मतलब कि खेती हो रही है, खेती जो है बहुत ज़्यादा तादाद में हो रही है, तो क्या होगा, भूमि की उर्वरक क्षमता, हमारी जो प्राकृतिक संपदा है वो क्या है, भूमि है। भूमि में जो नेचुरली जो उसमें उर्वरक क्षमता है उसकी, वो जब ज़्यादा यूज़ होगा तो ख़त्म हो जाएगी ना।
तो वो ख़त्म होने की कंडीशन में आने लग जाएगी। तो वही है कि प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है, तो इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः ये महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के हमारे जो प्रयास हैं वो पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति ना पहुंचाएं। ठीक है, मतलब कि अगर हम फसल उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम ऐसा कुछ यूज़ करें कि हमारे जो पर्यावरण या पर्यावरण से संबंधित जो भी जो है, मतलब कि उससे संबंधित जो संतुलन है उसे बनाए रखें। ठीक है, उसके जो कारक हैं उसको क्षति ना पहुँचाएँ। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए समपोषणीय प्रणालियों को जो है अपनाने की आवश्यकता है। ऐसे मतलब पोषण वाली प्रणालियाँ यूज़ की जाएँ कि जो नेचुरली जो मतलब कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कोई हानि ना हो। ठीक है, हमारी जो है उत्पादन क्षमता भी बढ़े और जो है उत्पादन क्षमता भी बढ़े, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों। ऐसा कोई मेथड यूज़ किया जाए कि जिससे पर्यावरण को भी कोई हानि ना हो। तो केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हमने खाली फसल उत्पादन कर लिया, उसकी तादाद बढ़ा ली, उसको भंडारण कर लिया उसका, ठीक है, खाली यही समाधान नहीं हो सकता कि जो लोग हैं, जो जनसंख्या जो बढ़ रही है वहाँ पे कुपोषण की जो समस्या बढ़ रही है, भूख की जो समस्या बढ़ रही है, तो इसको खाली उत्पादन और उसके भंडारण से ही ये समस्या सॉल्व नहीं होने वाली। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर करती है। तो यानी कि यहाँ पे यही होगा कि लोग अनाज खरीदेंगे तो उनको धन की आवश्यकता, अब धन का जो है अरेंज वो कहीं से करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, खाद्य सुरक्षा, उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर ही ये सारी चीज़ें जो है निर्भर करती हैं, जो खाद्य सुरक्षा होती है। ठीक है, हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर करती है, इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए। तो इसलिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। तो कृषि क्षेत्र में लोगों की जो आय है वो भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो। आय बढ़ेगी, उनके पास धन आएगा, तभी वो अपनी जो है आपूर्ति है उसको पूरा कर सकते हैं। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, संपोषणीय जो जीवन यापन है उसके लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, मिश्रित खेती का यूज़ होता है। अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियाँ जो है वो अपनानी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अब इन सब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि पशुधन है, ठीक है, जो है एनिमल प्रोडक्ट जो हमें हमें प्राप्त होंगे, जितने भी तरीके से, जिस भी तरीके से हमें एनिमल प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है वो मेन इंपॉर्टेंट है। कुक्कुट पालन, जिसमें मुर्गी पालन पूरा आ जाएगा, उसमें अंडा आ जाएगा, मांस आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इससे रिलेटेड। मत्स्य पालन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मधुमक्खी पालन के साथ भी साथ कृषि इत्यादि। तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर सम्मिलित हो जाएंगी तो यही है, यहाँ पे मिश्रित खेती आ जाएगा, अंतरा फसलीकरण आ जाएगा, संगठित कृषि प्रणाली आ जाएंगी। मतलब यहाँ पे सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट से ही संबंधित नहीं है, और भी चीज़ें अगर हम इसमें सम्मिलित कर लें, हमारे खाद्य पदार्थों में और भी चीज़ें जो है प्लांट प्रोडक्ट के अलावा भी एनिमल प्रोडक्ट को भी शामिल कर लिया जाए, तो क्या होगा कि जो हमारा जो नीड है, हमारी जो ज़रूरत है, वो उसमें थोड़ी सी मतलब कि वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी तरीके हैं। अब प्रश्न ये है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पाद को कैसे बढ़ाएं। अब यहाँ पे जो फसल है, ठीक है, उसके उत्पाद को भी हमें बढ़ाना है, और जो एनिमल प्रोडक्ट है, पशुधन है, उसको भी हमें बढ़ाना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम फसल की उत्पादन में जो उन्नति करनी है वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हमें अनाज में ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। वही जो दालें होती हैं वो चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होती हैं। ठीक है, मतलब कि जितनी भी दालें होती हैं उनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, और यहाँ पे जो अनाज हमने देखे उससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रहा है। वही जो तेल वाले जो बीज होते हैं उनसे हमें सोयाबीन, जब मूंगफली वगैरह जो होती है, तो ये जो मूंगफली वगैरह है, या तिल है, अरंड है, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, इन सब से जो हमको ऑयल मिल रहा है उसमें मिली हमें क्या मिलती है, फैट मिलती है। तो हमें तीन जो मेजर जो हमारे कंपोनेंट हैं संतुलित आहार के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, वो हमने देखा किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त हो रही थी। ठीक है, इसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन मिलता है, खनिज लवण होता है, कुछ मात्रा में हमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त हो जाते हैं सब्जी, मसाले से और फलों से। ठीक, तो हमारा जो संतुलित आहार होता है उसमें हमारे पास प्रोटीन होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ये मेजॉरिटी में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारे पास विटामिन होना चाहिए और खनिज लवण होना चाहिए, वाटर तो अवेलेबल होना ही चाहिए। तो ये जो कंपोनेंट है ये जब मिल जाते हैं तभी हमारा जो है कंप्लीट जो डाइट है वो पूरी हो जाती है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए होंगी। उसके बाद है, अब जैसे यहाँ पे दिया गया है चारा फसलें। चारा फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि बरसीम, जई तथा सूडान घास। सूडान की जो घास है वो जई, जई को ही क्या कहेंगे, सूडान की घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, हमें एनिमल प्रोडक्ट अगर चाहिए तो एनिमल को जिंदा रहने के लिए, उनको स्वस्थ रहने के लिए उन्हें भी तो कुछ खाने की चीज़ देनी चाहिए। तो यहाँ से मेनली जो उनके लिए जो चारा जो है होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, बरसीम होनी चाहिए या फिर जई जिसे हम सूडान घास खाएंगे। ये पशुधन के चारे के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अभी हमने ऊपर जो थोड़े से प्रोडक्ट जो पढ़े थे उसमें जो है ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो इनमें जो है प्रोटीन और जो है वसा, विभिन्न प्रकार की फसलें यहाँ पे दिखाई गई हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो चारा है, चारा का जो प्रबंध है वो कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने देखी। और देखिए कि विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियां, तापमान, दीप्तिकाल, फोटो पीरियड जो होते हैं की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें। मतलब यहाँ पे देखिए कि खाली उन्नत जो बीज हैं वही प्राप्त करना ही खाली मेन रोल नहीं है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आएंगे जो ज़रूरी होंगे एक फसल को, एक अच्छी फसल तैयार होने के लिए। जैसे कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जलवायु हमारी होती है। जलवायु संबंधी जो परिस्थितियाँ होती हैं इनमें जैसे कि टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत पड़ता है। दीप्तिकाल, फोटो पीरियड जो होता है, क्योंकि दो अलग अलग फसलें जो होती हैं, हर फसल पूरे साल नहीं उगती है, अलग अलग फसल अलग अलग टाइम में उगती है। आगे देखेंगे कौन सी फसल किस टाइम में उगती है, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जलवायु परिस्थिति जो है वो फसलों के उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके। मतलब किस टाइम में कौन सी फसल हम उगाएं कि जिससे उनकी जो प्रॉपर वे में उनकी जो ग्रोथ हो सके और उनका पूरा जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन चक्र है कंप्लीट, वो पूरा हो सके। दीप्तिकाल जो होता है, जिसे हम फोटो पीरियड कहते हैं, सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। ये होता है कि जो पौधे, जो उनमें जो पुष्पन आ रहा है, मतलब कि पहले क्या होगा कि कोई भी प्लांट जब फुल डेवलप होगा, उसमें पूरी तरीके से अनाज आएगा, वो तभी आएगा। तो पहले उसमें फ्लावरिंग होगी, पहले प्लांट जो है बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, उसके जो स्टेम लीव्स वगैरह थोड़े डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद उसमें फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के बाद फ्रूट बनेगा, फ्रूट ही हमारा जो है मेन हमारी जो अनाज के रूप में जो भी हमें चाहिए होगा, ठीक है, वो होगा। तो मतलब यहाँ पे मेनली है कि पौधों में जो पुष्पन की, जो फ्लावरिंग की कंडीशन होती है, उसके बाद जो वृद्धि होती है, तो फ्लावरिंग और वृद्धि ये दोनों ही जो प्रोसेस होगी, ये दोनों ही सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। जो फोटो पीरियड होता है उस पर निर्भर करती है। तो कैसे करती है वो हम अभी देखेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो यही है। भोजन बन रहा है तो उसके लिए सूर्य बहुत इम्पोर्टेंट जो है कंपोनेंट होएगा, ठीक है। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए फोटो पीरियड से ही रिलेटेड यहाँ पे ये आ जाएगी चीज़ें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फसल किस टाइम में उगाई जा रही है, उससे हम क्या कहेंगे। तो आइए देखें, कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। जैसे कि जो वर्षा ऋतु में जो उगाई जाती है उन्हें हम खरीफ फसल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्षा ऋतु आप समझ सकते हैं जून से आरंभ होती है और अक्टूबर मास तक की रहती है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु कब से, जून से स्टार्ट होगी, अक्टूबर मास तक की रहेगी। और कुछ फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, ठंडियों में उगाई जाती हैं, जैसे कि नवंबर से स्टार्ट होगी और अप्रैल तक की रहती है, ठीक है। ये जो शीत ऋतु में जो उगाई जाती हैं उन्हें हम रबी की फसल कहते हैं। और जो जो है मतलब कि वर्षा ऋतु में जो उगाई जाती हैं जिन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, जो एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड। तो देखिए जैसे धान है, सोयाबीन है, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें, यानी कि ये वर्षा ऋतु में। आप जानते होंगे कि धान की खेती जब होती है तो उसकी सिंचाई में, जब उसकी खेती हो रही होती है तो सिंचाई की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसी वजह से ऐसी जो फसलें होती हैं उनको इसलिए वो वर्षा ऋतु में ही, ताकि उनकी सिंचाई में आसानी हो सके, तो वर्षा ऋतु में ये जो है फसलें मेनली उगाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धान हो गया, सोयाबीन हो गई, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द, खरीफ, ये सारी जो है ये खरीफ फसलों की एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ ही गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी जो है ये रबी की फसलें होती हैं, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके नेम। अब आगे देखिए, भारत में सन 1952 में, सन 2000 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है। तो ये जो डेटा है ये ध्यान रखिएगा। जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। मतलब कि भारत में अगर 1952 से 2010 तक के अगर कृषि भूमि की बात करें
तो 25% की वृद्धि हुई है। और बाकी की जो जबकि अन्न की जो पैदावार है, अनाज की जो पैदावार है, उसमें अगर हम देखें तो उसमें 4 गुनी वृद्धि हुई है। ठीक है, भूमि जो है वो 25%, मतलब भूमि के लिए भी तो जगह थोड़ी बहुत देखी जाएगी ना। तो और जो उसमें जो पैदावार हो रही है अनाजों की, वो जो है 4 गुनी इसमें वृद्धि हुई है। तो पैदावार में ये उन्नति हुई कैसे, इसे ही हमें देखना है। यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरण में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आएंगी 3 चरण में अगर हम बांटेंगे, तो सबसे पहले आएगा कि बीज का चुनना, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि जो बीज है वो उन्नत किस्म के बीज हैं कि नहीं है। ठीक है। दूसरा, फसल की उचित देखभाल करना। पहले आप बीज का जो है चुनाव कर लीजिए, उसके बाद उसको बोने के बाद फिर उसका उस बीज से लेकर के प्लांट बनने तक की पूरी जो फसल की देखभाल है वो करना। तीसरा, खेतों में उगी फसल की सुरक्षा। अब फसल जो उग गई है तो उगने के बाद उसकी सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी सुरक्षा और कटी हुई फसल को हानि से बचाना। तो ये कई सारे स्टेप्स हैं जिनको देखने के बाद ही, यानी काफ़ी मेहनत के बाद ये जो फसल तैयार होकर के हमारे पास आती है, ये बहुत ही मेहनत से बनी हुई होती है। ठीक है। तो बीज के चुनने से लेकर के फसल को हानि, यानी फसल कटने के बाद जो हमारे पास अनाज आ रहा है उसको हानि से बचाना भी ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है स्टेप है इसका। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन सी यहाँ पे वर्ग हैं। पहला है फसल की किस्मों में सुधार, की जो फसलें उग रही हैं उनकी जो किस्म है, किस किस्म की जो है फसल उग रही है, तो उसमें सुधार किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, फसल उत्पादन के प्रबंधन। क्या ऐसा जो है सिस्टम किया जाए कि फसल उत्पादन जो है और ज़्यादा बढ़ सके। फसल सुरक्षा जो है, उसकी फसल उगने के बाद जो फसल सुरक्षा का जो इंतज़ाम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फसल की किस्मों में सुधार। ठीक है। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, ये प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। उत्पादन अच्छा हो तो अगर हम किस्म अच्छी लेंगे उसकी, ठीक है, तो अगर जो है जो बीजों की, उन्नत बीजों की, मतलब बीजों की अच्छी वैरायटी अगर लेंगे तो हमारे पास जो फसल है उसका उत्पादन अच्छा होगा। ठीक है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता और उच्च उत्पादन, ये कई सारे स्टेप्स हैं जिनको हमें देखना ज़रूरी है। फसल की किस्म को, अच्छी किस्म की जो फसल है उसका जो उसको अगर हमें उगाना है, उसे हमें प्राप्त करना है, तो ये जो गुण हैं उन्हें हमें देखना होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ताकि जो फसल हम उगा रहे हैं उसमें जो है कीड़े ना लग जाए। ठीक है, उससे कीड़ों से बचा सकें, ऐसी फसल के लिए वो इम्पोर्टेंट है। उर्वरक के प्रति जो है अनुरूपता, जो उर्वरक क्षमता है, जो उसकी जो है मतलब कि फर्टिलिटी है, जो ज़मीन की फर्टिलिटी है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है उत्पादन की गुणवत्ता, और फिर उसके बाद उच्च उत्पादन किस तरीके का होना चाहिए, का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रजनन के आधार पर ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जाता है। हाँ, ये जो है, जो फसल की किस्मों में जो सुधार किया जाता है उसके लिए ये स्टेप जो संकरण वाला है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें क्या करना है कि जो ऐच्छिक गुण होंगे, जो अच्छे वाले जो गुण होंगे, जो मतलब कि एक उन्नत फसल के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो उनके लिए फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को डालने के लिए हम क्रॉस करवाएंगे, संकरण करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए संकरण विधि में क्या होता है कि विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए कि मटर के 2 पौधे ले लिए, एक हमने जो है होता नहीं है कि फली के आधार पर मटर की जो है किस्में भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो आपने मटर की ही किस्में देखी होंगी कि जो मटर है उसकी जो फली होती है उसका रंग, कुछ मटर की फली का रंग अलग होता है, उनके अंदर जो बीज होते हैं, उनके दाने जो होते हैं वो अलग अलग मटर में अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ में मुरझाए कुछ में टाइट होते हैं। तो ये होती है कि अलग अलग जो किस्में होती हैं मटर में, उनमें जो है उस हिसाब से जो है उनकी जो चेंजेस होते हैं वो उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो गुड़ यहाँ पे, तो मेनली हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर हमें क्रॉस कराना है, उन्नत फसल हमें चाहिए मटर की, ठीक है, तो हम जो अच्छी अच्छी वेराइटीज़ की जो 2 फसलें, 2 जो है फसलों के जो बीच में हम क्रॉस करवाएंगे, और फिर उसके बाद जो है हमारा जो प्लांट होंगे उनके बीच में क्रॉस होगा, उसके बाद हम जो उससे जो संतान हमें प्राप्त होगी वो एक अच्छी उन्नत क्वालिटी की होगी। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि ये जो संकरण है वो कितने प्रकार का होगा, किस तरीके से होता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो संकरण है वो अंतरा किस्मी, यानी विभिन्न किस्मों में
संकरण कितने प्रकार का होता है? अंतरा किस्मीय होता है, विभिन्न किस्मों में अलग अलग किस्म के बीच में क्रॉस कराया जाता है। अंतरा स्पीशीज होता है, एक ही जीन्स की दो विभिन्न स्पीशीज, एक ही जीन्स है उसकी दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस होता है। अथवा अंतरावंशीय, यानी कि जो जेनेरा होता है, वो जो वंश होता है उनके बीच में भी क्रॉस होता है। तो इस तरीके से जो है ये जो है उन्नत जो नस्ल होगी उनके बीच में क्रॉस करवा करके एक अच्छी वैरायटी की जो है मेन जो प्रजाति होगी वो प्राप्त की जाएगी। ठीक है, तो देखिए फसल सुधार की दूसरी विधि ये है, दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। ठीक है, तो जो अच्छे यहाँ पे जो मतलब कि अच्छी क्वालिटी के जो जीन्स होंगे, मेनली यहाँ पे जो क्रॉस करवाया जा रहा है फसलों में वो यही है कि जो है अच्छे जीन होंगे उन्हीं को ही जो है फसलों में डाल करके एक उन्नत फसल हमें प्राप्त करनी है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। इसके परिणाम यही होता है कि जो हमको नई फसल जो हमें प्राप्त होती है वो नेचुरली नहीं होती, बल्कि जो है वो जेनेटिकली उनको जो है पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है, तो उसके आधार पर वो फसल प्राप्त होती है। तो देखिए जैसे नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्में विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सकें। ये जो क्रॉस है वो इसलिए भी कराया जाता है ताकि जो फसलें होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग परिस्थितियों, क्योंकि जो अलग अलग जो फसलें हैं वो अलग अलग परिस्थिति में किस तरीके से अपने आप को जो है मतलब कि अपने आप को जिंदा रख पा रही हैं, तो उसके आधार पर उनके जो गुण लेकर के कई सारी जो किस्म होती हैं, कोई दो किस्म उनके अच्छे गुण लेकर के उनके बीच में क्रॉस करा दिया जाता है। उसके बाद नई संतान जो होगी तो उसमें दोनों ही जो है फैमिली होंगी। अतः यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखनी है कि विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, अच्छा उत्पादन दे सकें ऐसी हमें फसलों की किस्म चाहिए। ठीक है, किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सके, यानी कि जब उनकी परिस्थिति आए तो वो प्रॉपरली बगैर किसी बाधा के वो अंकुरित हो सके और जो है पूरा फसल की तैयारी के लिए मतलब कि पूरी तरीके से वो अंकुरित हो जाए बगैर किसी बाधा के। ठीक है, अपनी अनुकूल परिस्थितियों में कृषि प्रणालियां तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। कृषि जो प्रणालियां होती है, चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है। अगर सूखा हो रहा है, सूखा पड़ने वाला है या बाढ़ आने वाली है, इसका हम पहले से अनुमान लगाएं, ये बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत मतलब कि अनुमान होता है, लेकिन बहुत बहुत जो है ये अचानक से होने वाली प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, इस वजह से। इसलिए हमें ऐसी किस्में चाहिए जो है जलवायु परिस्थितियों में भी उग सकें, यानी कि जो अधिक जो विपरीत परिस्थितियां आएंगी, जलवायु की मौसमी जो परिस्थितियां आएंगी उनमें भी वो उग सकें, ऐसी हमको जो है जो किस्में हैं फसलों की वो हमें चाहिए होंगी। ठीक है, इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकें। यही चीज़ें देखते हुए जो है ऐसी किस्मों को भी जो है बनाया गया, फसलों की ऐसी किस्मों को भी बनाया गया कि जो है उच्च लवणीय जो मिट्टी है उसमें भी वो उग सकें। तो यहाँ पे किस्मों के सुधार के लिए कुछ कारक दिए गए हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है कि उच्च उत्पादन की जो है उच्च उत्पादन किस्मों के सुधार में कि जो फसलों की जो किस्में हैं अगर हम उसमें सुधार कर सकें तो क्या होना चाहिए, उच्च उत्पादन के लिए हम सुधार करेंगे तो इसके लिए जैसे प्रति एकड़ जो फसल की उत्पादकता बढ़ाना, उच्च उत्पादन इसीलिए कि जो है हर एकड़ में जो उत्पादन की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। उसके बाद उन्नत किस्मों में जैसे फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। ठीक है, कि जो अच्छी किस्म की जो है हमें जो फसल मिले तो प्रत्येक उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो प्रत्येक फसल में अलग अलग होती है। जैसे दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता होती है, तिलहन में तेल की गुणवत्ता होती है। फसल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फसल और सब्जियां अगर मान लीजिए उग जाती हैं तो उनका उगने के बाद मेनली उनकी हिफाजत बहुत, उनका जो संरक्षण है उनको जो है वो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें, क्योंकि वो उनके ख़राब होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत तेज़ी से होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। तो ये जो जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता है इसका क्या रोल है कि जैविक जैसे कि रोग कीट या निमेटोड्स वगैरह जो होते हैं, तथा अजैविक में सूखा, क्षारता, जलक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला अगर पड़ जाए तो ऐसी परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। ठीक है, तो इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं, कि ऐसी किस्में हम लेकर के आएँ जो ऐसी परिस्थितियों में भी वो जीवित रह सकें, ऐसी किस्मों को हमें लेकर के आना है। ठीक है, तो इससे भी फसल उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, उसमें सुधार होएगा।
उसके बाद है परिपक्वन काल में परिवर्तन। ये जो मैच्योरेशन का जो पीरियड होता है उसमें जो चेंजेस आएंगे उससे हम क्या सुधार कर सकते हैं, जैसे कि फसल को उगाने से लेकर के कटाई तक कम से कम समय लगना। यहाँ पे परिपक्वन काल ही है, जितना कम समय लगेगा उतना और अच्छी, कम समय लगेगा तो ज़्यादा जो है फसलें उगाने का जो है समय मिल जाएगा, मतलब उत्पादन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। और जो है उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे तो मतलब कि चीज़ें हम कम समय में अच्छी चीज़ें हम प्राप्त कर सकेंगे। तो देखिए वही चीज़ें यहाँ बता रहे हैं कि उगाने से लेकर के कटाई तक के, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टाइम होता है, उगाने से लेकर के कटाई तक के। ठीक है, तो इस समय में अधिक दृष्टि से ये जो है कि इसमें ये जो टाइम पीरियड है वो अगर कम हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा होता है। इससे किसान प्रति वर्ष अपने खेतों में कई फसलें वो उगा सकता है। कम समय में होने के कारण फसल कम समय कम हो रहा है, इसलिए फसल का उत्पादन में धन भी, फसल के उत्पादन धन भी कम खर्च होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है, और कटाई के दौरान होने वाली जो फसल की हानि है वो भी कम होगी। तो ये भी एक जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके बाद है व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता का जो है क्या रोल है कि व्यापक अनुकूलता वाली जो किस्में हैं उनका विकास, यानी कि व्यापक रूप में ज़्यादातर जो है फैली जगहों पे जो अनुकूल परिस्थितियों में उगने वाली जो फसलें हैं, तो उनके लिए ऐसी किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। यानी कि हर जगह पे पर्यावरणीय परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, तो ऐसी ऐसी हमें किस्में उगानी हैं जो उस जगह पे अपने आप को अनुकूल कर सकें, और जो है वहाँ पे डेवलप्ड हो सकें और व्यापक रूप से डेवलप्ड हो सके। तो ऐसी हमें किस्में चाहिए होंगी। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी बना सकें। ठीक है, एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सके। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि एक किस्म है, ठीक है, उसको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सके। ऐसा हमें क्रॉस करना है, ऐसी हमें प्रजाति या किस्म चाहिए होगी कि जिसको हम, यानी कि वही ना, क्रॉस करके जो है अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक फसल है, जैसे मान लीजिए मटर है, ठीक है, उसको गर्म प्रदेशों में भी उगाया जा रहा है, ठंडे प्रदेशों में, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, गर्म में भी उगाया जा रहा है, ठंडे में भी उगाया जा रहा है। तो मान लीजिए उनके लिए जो है ठंडा वाला या गर्म वाला कोई भी जो जो स्थिति है वो ज़्यादा सूटेबल है इसके लिए। और जो ठंडे प्रदेशों में वो दूसरी किस्म की मटर ही की है, लेकिन दूसरी किस्म की वो उसमें ज़्यादा सूटेबल, तो उनकी इनकी जो बीच में अगर क्रॉस करा करके हम ऐसी फसल हमें प्राप्त हो गई कि जिसे हम यहाँ पे भी उगा सकें और वहाँ पे भी उगा सकें। इससे क्या होगा कि उनकी जो और टाइम ड्यूरेशन कम भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में एक ही किस्म से उत्पादन अधिक हो सकेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के अंतर्गत आते हैं कि चारे वाली जो फसलें होती हैं उनके लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। यानी कि जो चारे वाली जो फसलें हैं उनकी जो शाखाएं, मतलब लंबी शाखाओं वाली हमें वो फसलें चाहिए होंगी। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं, और चारे की जो फसलें होती हैं इनमें लंबी शाखाओं वाली जो है गुण होने चाहिए, ऐसे सघन होनी चाहिए, ताकि अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो, और इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली जो किस्में हैं अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, ये कुछ मेथड थे कि किस तरीके से हम जो फसलें हैं उनमें सुधार करके हम उनके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे उत्पादन तो बढ़ गया, अब दूसरा हमें ये करना है कि मान लीजिए हमारे पास पूरी फसल आ गई, अब उसका हम फसल उत्पादन का प्रबंधन कैसे करें। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रबंधन कैसे करना है। अन्य कृषि प्रधान देश के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर के बड़े फार्मों तक में होती है। ठीक है, इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत अधिक है, मतलब उन्नत प्रकार की जो है उनके पास भूमि भी है, धन भी है, सूचना भी है, तकनीक भी है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके पास इनमें बहुत कम है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की इनके पास है। ठीक है, तो संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योगदान उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सह संबंध है। अगर देखा जाए तो उच्च निवेश जैसा जो, मतलब योगदान के रूप में अगर हम उच्च निवेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें निवेश कर सकें, और फसल उत्पादन जो है हमें जितना हम निवेश करेंगे उतना ही हमको फसल उत्पादन मिलेगा, तो ये इन दोनों के बीच में सह संबंध है एक तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार जो किसान की लागत क्षमता है, ठीक है, वो फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। ठीक है, कि लागत क्षमता में वो अपनी फिजिकली अपनी
कितनी लागत लगा रहे हैं, और दूसरा जो है वो मतलब उनको निवेश करना है, वो चाहे फिजिकली करें चाहे जो है वो धन के रूप में करें, जैसे भी वो जो भी लागत लगा रहे हैं, तो उनकी जो लागत क्षमता है वो फसल तंत्र या उत्पादन प्रणालियों को निर्धारित करेगी कि कितना उत्पादन हो सकता है। इसलिए उत्पादन प्रणालियाँ भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं, जैसे बिना लागत की उत्पादन हो सकता है, अल्प लागत का भी उत्पादन हो सकता है, अधिक लागत का उत्पादन प्रणालियाँ इनमें से सम्मिलित हैं। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं सीधा सा कि अगर आप जो है थोड़ा सा ज़्यादा धन लगाते हैं तो अच्छी उन्नत जो है प्रकार की अगर आपके पास बीजें आ जाती हैं, आपके पास भूमि उतनी ही है लेकिन अच्छी वैरायटी की अगर आपके पास बीजें आएंगी तो उतनी अच्छी फसल आपको प्राप्त होगी। जितनी अच्छी वैरायटी, जितना उसमें धन खर्च करके अच्छी वैरायटी के आप बीज लेकर के आएंगे, और जो है बाकी के जो प्रोसीजर है वो अच्छे से मतलब थोड़ा सा पैसा वगैरह या थोड़ा सा टाइम दे करके मतलब थोड़ा ध्यान दिया जाएगा अगर उसमें, तो हमें फसल जो प्राप्त होगी वो भी उसका जो मात्रा होगी वो हमें अधिक प्राप्त होगी। वही अगर हम लो क्वालिटी की चीज़ें अगर यूज़ करेंगे तो उसी हिसाब की हमको फसल भी प्राप्त होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब इसी में ही हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रबंधन हमें करना है फसलों का, तो उसी में ही सबसे पहला जो प्रबंधन है वो है पोषक प्रबंधन। तो पोषक प्रबंधन में देखिए, जिस तरीके से हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पौधों को पोषक पदार्थ कहाँ से मिलता है? हवा से, पानी से, मिट्टी से प्राप्त होता है। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं, ठीक है, जैसे कि हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, कार्बन वही कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और कार्बन तथा ऑक्सीजन मिलती है। पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती है, एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ जो होते हैं वो मिट्टी से प्राप्त हो जाते हैं, मिनरल्स वगैरह। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए होती है, जिनकी अधिक मात्रा चाहिए होती है वो वृहद पोषक होते हैं, और शेष पोषक जो होते हैं उनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। तो ऐसे जो होते हैं उनको हम सूक्ष्म पोषक कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वृहद पोषक में कौन आएंगे और सूक्ष्म पोषक में कौन आएंगे। इन पोषकों की कमी के कारण ही पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि और रोग के प्रति प्रवृत्ति का प्रभाव बढ़ता है। जाहिर सी बात है, अगर इन पोषकों में कमी हो जाएगी, जैसे हमारे ही अंदर हम लोग को क्या एक संतुलित आहार चाहिए, उस संतुलित आहार में थोड़ा भी डिसबैलेंस होता है तो हम तुरंत ही किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ पौधों के साथ भी होती है। तो उनकी इफेक्ट पड़ेगा सीधा जनन में, उनकी वृद्धि में, और उसमें रोग किसी भी प्रकार का हो सकता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद, उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। ये जो पोषक पदार्थ हमने देखे, ये जो है मिट्टी में उर्वरक के रूप में अगर मिल जाए तो ये जो है काफ़ी आवश्यक रहेंगे। अब यहाँ पे हम ये जो सारणी दी गई इसमें हम यही देखेंगे कि हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त होने वाले जो पोषक हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए स्रोत दिया गया है, पोषक पदार्थ दिए गए हैं। हवा से हमने अभी देखा कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वही पानी से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब मृदा में जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो दो तरीके की मिलती हैं। एक वृहद पोषक जिनकी ज़्यादा हमें मात्रा चाहिए होगी, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक में जिनकी मतलब बहुत थोड़ी मात्रा भी अगर हो जाती है तो पर्याप्त है, उनमें आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो ये थे सूक्ष्म पोषक और वृहद पोषक। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा पोषक जो है पदार्थों में, वो होगा खाद, ठीक है। तो ह्यूमस में क्या होगा, हमें यहाँ पे देखना है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, तथा ये मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करती है। मतलब कि जो है इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए मिट्टी जो है उसको ये पोषक प्रदान करती है। मतलब पोषक जो अगर प्रदान करेंगे मिट्टी को तो ये बहुत ही कम मात्रा में। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ओके, अब खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है। खाद क्या करती है, मिट्टी जो होगी उसको पोषक और कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करेगी और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाएगी, ठीक है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है और इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा, जो खाद होती है इसका मेन फ़ायदा ये होगा कि खाद जो फर्टिलिटी है वो किसकी, मिट्टी की जो है बढ़ा रही है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे क्या है, खाद से ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, पौधों को होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये बात नहीं कही जा रही कि मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करेगी। पोषक पदार्थ जो है वो खाद से हमें किसको मिल रहे हैं, पौधों को मिल रहे हैं। मेनली हमें जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता को बढ़ाना है, वो उर्वरकता किससे जो है बढ़ेगी, खाद से बढ़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना को में सुधार करती है और इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। रेतीली मिट्टी जो होती है इसमें पानी कहाँ टिक पाता है, वही अगर उसमें हम खाद मिला देंगे तो पानी टिकने की इसमें क्षमता बढ़ जाएगी। चिकनी मिट्टी जो होगी
तो जो चिकनी मिट्टी होगी उसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। अब चिकनी मिट्टी जो होती है, हम जानते हैं रेतीली मिट्टी में पानी टिकता ही नहीं है, चिकनी मिट्टी में बहुत ज़्यादा टिक जाता है। तो रेतीली मिट्टी में खाद क्या करेगी, उसको पानी को ठहराने का काम करेगी, उसकी क्षमता बढ़ा देगी थोड़ा सा पानी की रखने की। वही चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं, अधिक मात्रा में पानी को निकालने में सहायता करते हैं कि पानी जो है वो एकदम भरा ना रहे, वो वहाँ से निकल सके, बाहर निकल सके, जिससे पानी एकत्रित ना हो। ठीक है, तो दोनों ही तरफ में अपना अपना वो रोल प्ले करते हैं। खाद के बनने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। अब ये जो खाद है, जो हम जो नेचुरली खाद बनाएंगे, उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, खाद के बनने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इसमें उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी, और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इस प्रकार से जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा, उसमें पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है कि खाद हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। तो ये जो खाद है इसे हमें देखना है। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में क्या है, कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ, कृषि के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे कि पशुधन का मलमूत्र, जो एनिमल में एनिमल का जैसे गोबर वगैरह जो होता है, मलमूत्र जो होता है, वो भी खाद के रूप में यूज़ होता है। सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा जो है परित्यक्त चारे, ठीक है, जो भी मतलब उनका जो चारे बच जाते हैं, या जो भी अनाज के रूप में जो भी वेस्ट होगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, घरेलू जो कचरे होंगे, हाँ, वो कचरे छोड़ करके जो है मतलब कि मतलब कि उनका वो मिट्टी में मिलते नहीं है, या उनका जो है उनके जो जटिल पदार्थ हैं वो सरल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पॉलीथीन हो जाएगी, प्लास्टिक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये है कि घरेलू कचरे हैं, सीवेज कचरे हैं, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढे में विघलित कर दिया जाता है। इसको गड्ढे गड्ढे में ये सब पूरा डाल करके उनको मिला दिया जाता है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थों तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट जो होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और पोषक पदार्थ भी। कंपोस्ट को केचुओ द्वारा पौधों, अब ये जो ये सारे मटेरियल हमने डाले, उसको डालने के बाद हम केचुए की एक लेयर, रेड वॉर्म जो होते हैं, अर्थवॉर्म जो होते हैं, उनको हम डाल देंगे। ठीक है, तो कंपोस्ट को केंचुओं के द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों की शीघ्र निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो अब ये सारे जो है मटेरियल थे, वो हमने एक गड्ढे में डाल करके उसमें जो है हमने इसको उसमें डाल करके हमने इसको सबको मिला दिया। उसके बाद एक लेयर बाय लेयर, हम लोग ने पिछले क्लासेस में इसको डिस्कस भी किया था कि वर्मी फॉर्म कंपोस्ट कैसे बनती है। ठीक है, तो उसके बाद उसमें रेड वॉर्म को डाल दिया जाता है। उसके बाद ये जो रेड वॉर्म होते हैं वो उनको यूज़ करते जाते हैं, फिर उसके बाद उनको मतलब खाद में परिवर्तित करने का काम रेड वॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको जो है हम लोग इस खाद को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरी है हरी खाद। हरी खाद कैसी होती है, इसको देखिए। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे, जैसे कि कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि पटसन है, मूंग है और गवार, मूंग अथवा ग्वार आदि ये उगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ पौधे हैं जिनको उगा दिया जाता है और तत्पश्चात उन पर हल चला दिया जाता है। ये जब उग करके थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उसके बाद इनके ऊपर हल चला दिया जाता है और हल चला करके खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक है, ये पौधे जो होते हैं वो हरी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मिट्टी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता होगा अपना, फिर उसी में ही जो अपना गल करके उसी में ही मतलब मिट्टी में ही ये मिल जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन देते हैं और फॉस्फोरस देते हैं, से परिपूर्ण करने में ये सहायक होते हैं। कौन से होते हैं, पटसन होता है, मूंग तथा ग्वार, इनके जो पौधे होंगे उनके साथ ऐसा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि ये तो हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को जो है ये बढ़ाने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है खाद हो गई। अब खाद के बाद हम यूज़ करेंगे उर्वरक। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजर्स रहते हैं इनका क्या काम होता है। उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक होते हैं, ये भी पादप पोषक ही होते हैं। ठीक है, जो है पादपों में जो उनकी उन्नति के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये व्यावसायिक रूप से, नेचुरली नहीं होते, व्यावसायिक रूप से तैयार करते हैं, लैब में जो है इनको तैयार किया जाता है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। ठीक है, इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि में पत्तियां, शाखाएं एवं फूल, ये इनमें जो है वृद्धि अच्छी होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है, मतलब एक हेल्दी प्लांट भी हमको मिलता है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। अधिक उत्पादन जब चाहिए होता है तो इनका भी यूज़ होता है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये काफ़ी महंगे होते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उसके सदुपयोग के लिए उसकी खुराक में,
ठीक है, उसके अच्छे उपयोग के लिए उसकी जो खुराक है उसकी उचित मात्रा, उचित समय उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। मतलब अगर आप उर्वरक दे रहे हैं किसी भी फसल को, तो उसमें कुछ सावधानियाँ जो दी गई होंगी उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा। उदाहरण के लिए जैसे कभी-कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं। जब उर्वरक डाला जाता है, सिंचाई बहुत अधिक कर दी जाती है, तो वो क्या होता है, पानी के साथ साथ ये उर्वरक बह जाते हैं। अब होता क्या है, वो पानी जाएगा कहाँ, जलाशयों में ही तो जाएगा। जलाशय में अगर ये जा रहा है तो फिर क्या जो है पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, बीमारियां होंगी। ठीक है, तो इस वजह से जब जो है ये पानी के द्वारा ये बह जाएगा तो इनका अवशोषण तो हो नहीं पाएगा, तो ये अवशोषण नहीं कर पाते पौधे। उर्वरक की ये अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण भी बनती है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता को घटाता है। ठीक है, उर्वरक का जो लगातार प्रयोग हो रहा है वो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है उसको घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये बड़ी मुश्किल से जो है ये प्राप्त होते हैं, जो कि मिट्टी में उपस्थित होते हैं। इनकी पुनः पूर्ति तो हो नहीं पा रही है, खाली जो है उर्वरक इनको यूज़ करने का काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है इसको घटाने का भी ये काम करते हैं, तथा इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र जो है वो भी अवरुद्ध होता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है। अच्छा, इनका फ़ायदा ये होता है कि इनका जब यूज़ किया जाता है तो इससे जो है जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन कम समय में हमें अच्छी फसल जो है वो प्राप्त हो सकती है। परंतु ये मृदा की उर्वरकता को कुछ समय पश्चात ही हानि पहुँचाने लगते हैं। सिर्फ कुछ ही समय का जो है ये मेन रोल ये निभाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नुकसान ही और पहुँचाते हैं। जबकि खाद के उपयोग से लाभ दीर्घावधि है। खाद का जो प्रयोग किया जाता है उससे कोई नुकसान तो होता ही नहीं है। ठीक है, बल्कि और बेनिफिट ही होता जाता है। ठीक है, वो थोड़ा मतलब स्लो अगर प्रोसेस देखी जाए, थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है, अदरवाइज उसका जो है वो मतलब कि उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि वो सारी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनसे पूर्ति भी होती जाती हैं। अब हमें यहाँ देखेंगे कार्बनिक खेती क्या है। यहाँ पे हम ये देखेंगे खेती करने की वह पद्धति है कार्बनिक खेती जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम तथा बिल्कुल नहीं होता है। कार्बनिक खेती के अंतर्गत ये जो उर्वरक और पीड़कनाशी, शाकनाशी हैं, इनका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पद्धति में अधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट, पुआल या पशुधन जो अभी हम लोग देख रहे थे खाद वगैरह, उनका जो है उनका पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नीली हरी शैवाल का संवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में किया जाता है। ठीक है, मेनली कार्बनिक जो खेती होती है इसमें जैविक उर्वरक जो होते हैं इनका ही यूज़ किया जाता है। और नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण के में प्रयोग इनका किया जाता है। होता नहीं है, आपने देखा होगा कि जैसे मतलब अनाज आ गया घरों में। ठीक है, बड़ी बड़ी डेहरी या फिर जो है खाद्यान्न जो भी होंगे, जो भंडारण वाला जो गृह होता है वहाँ पे इसको रख दिया जाता है। अब वहाँ पे जो है अनाज है उसमें जो कीड़े ना लगें या फिर जो है जो घुन वगैरह है इससे ये बचा रहे। तो फसलों को जो है घुन वगैरह से बचाए रखने के लिए उनमें हम क्या कर देते हैं, बोरियों में जिसमें भी रखा जाता है उसमें हम नीम की पत्तियां डाल देते हैं। नीम की पत्तियां डाल देते हैं या फिर हल्दी डाल देते हैं, कभी कभी कुछ लोग तो दालचीनी डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जैव कीटनाशक के रूप में काम करती हैं। तो इनके डालने से खाद्य संग्रहण अगर हम कर रहे हैं तो काफ़ी दिनों तक कि वो कीड़े वगैरह से बचा रह जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती या अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र जैसे कि जो मतलब नीचे दिया जाएगा उस ये सारे आवश्यक हैं। यानी एक अच्छी अगर हमें फसलीकरण की पद्धति हमें चाहिए तो मिश्रित खेती होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत अंतर फसलीकरण हो, फसल चक्र हो, ये सारी चीज़ें हो। ठीक है, मिश्रित खेती होनी चाहिए। तो ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। इस तरीके का जो पूरा फसल तंत्र होता है ना, जिसमें तीनों ही तरीके की चीज़ें होती हैं, फसल चक्र भी चल रहा है, अंतर फसलीकरण भी किया जा रहा है, तो इससे जो फसल होती है, फसल तंत्र पूरा जो होता है वो कीट से भी बचा रहता है, पीड़कनाशी जो होते हैं इनसे भी बचा रहता है, खरपतवार वगैरह इन सब का नियंत्रण रहता है। ठीक है, और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सिंचाई। सिंचाई में हमें क्या करना है, भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो काफ़ी हानि हो जाती है।
तो इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है और फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। जो उनका टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर उसमें सही तरीके से सिंचाई कर ली जाए तो जो है फसल उत्पादन मतलब उसमें वृद्धि हो जाएगी। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसे भी जानने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पे चीज़ बताई गई है। पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है, वर्षा अगर जो है रेगुलर जो होनी चाहिए जितनी पर्याप्त मात्रा में, वो अगर नहीं होती है तो पानी कमी हो जाती है, तो उससे होता क्या है, सूखा पड़ जाता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है। वर्षा पर आधारित जो कृषि होती है उसको जब सूखा पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा जो है नुकसान होता है। हल्की मृदाओं में पानी को सिंचित रखने की क्षमता कम होती है, हल्की जो मृदा होती है। इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहाँ पर सूखे के कारण फसलों की बहुत हानि होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, हल्की मृदा से मतलब आप यही समझिए बलुई मिट्टी जो रेतीली मिट्टी जो जगह होती है। रेतीली मिट्टी जो होती है वो पानी को स्टोर ही नहीं कर पाती, संचित ही नहीं कर पाती। तो ऐसी जगह पे फसलों के में बहुत हानि होगी, क्योंकि सूखा पड़ने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली हैं जो सूखे की स्थिति को भी सहन कर सकती हैं। ठीक है। अब भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है, अलग अलग प्रकार की जलवायु। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियां पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती हैं। ठीक है। इन स्रोतों की कुछ उदाहरण में है, जैसे कि पानी मतलब पानी कहाँ कहाँ से पूरा हो सकता है, तो कुओं से हो सकता है, नहरों से हो सकता है, नदियाँ और तालाब से हो सकता है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। जैसे सब में पहले आएगा कुआं। कुएं दो प्रकार के होते हैं, एक खुदे हुए होते हैं और एक नलकूप होते हैं। खुदे हुए कुएं और एक नलकूप। नल के जो है इस पे खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। खुदे हुए जो कुएं होते हैं उनसे क्या किया जाता है, भूमि के अंदर जो गड्ढे होंगे, ठीक है, उनमें जो जो जल स्तर होगा, भूमिगत जो जल स्तर होगा उसमें स्थित पानी को एकत्र किया जाएगा। और वहीं जो नलकूप होता है उनमें पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। नलकूप में गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है और खुदे हुए जो कुएं होते हैं उनमें भूमिगत जल स्तर जो पानी एकत्र हो जाता है उसको निकाल लिया जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। जब इनसे सिंचाई की जाती है तो पानी को खींचा जाता है, तो इसलिए पंप लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नहरें। ये सिंचाई का एक बहुत ही विस्तृत और व्यापक तंत्र है। इनमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। एक या अधिक जलाशय होते हैं या फिर नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर के खेतों में सिंचाई करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग है नदी जल उठाव प्रणाली। कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी पहुँचने के लिए काफ़ी जो है दिक्कत होती है। जैसे कि जिन क्षेत्रों में जो जलाशय होते हैं उनके बारे में देख लें। तो जिन क्षेत्रों से जलाशय से कम पानी मिलने के कारण, मतलब जलाशय जो है उनसे पानी कम मिलता है, ठीक है, तो उनके कारण क्या होता है, नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है। तो तो आप देख सकते हैं कि कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव क्या होगा, अनियमित होगा, ठीक है, और अपर्याप्त होगा। मतलब जितना होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक होती है। जहाँ पे नहरों से पानी पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, उनका बहाव बहुत धीमा होता है, तो वहाँ पे जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी होती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। जो नदियों के किनारे स्थित खेत जो होते हैं उनमें अगर हमें सिंचाई करना है तो ये जो उठाव प्रणाली होती है, जल उठाव प्रणाली, इसे मेनली नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से ही सीधे पानी निकाल लिया जाता है। बस इतना काम किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी तालाब। तालाब में क्या होगा, छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां हैं। कृषि में पानी की उपलब्धि कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इसके लिए जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब वर्षा का जो पानी है उसको इकट्ठा किया जाए, उसके बाद जल का विभाजन किया जा रहा है कि किस जगह पे मतलब कि कितना जल जाना चाहिए, तो इसका उचित प्रबंध जो है करना आवश्यक है। इसके लिए बेटे बांध सॉरी सॉरी इसके लिए जो छोटे बांध होते हैं उनको बनाने की आवश्यकता होती है, जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। मतलब कहने का है कि जो जल विभाजन है उसका अगर उचित प्रबंध करना है तो छोटे बांध बनाइए, उससे भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाएगा। ये छोटे बांध वर्षा का जो पानी होता है उसको बहने से रोकते हैं, तथा मृदा, जब वर्षा का पानी बह नहीं पाता है तो मृदा अपरदन भी, उसमें भी कमी आती है। तो दोनों ही में बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है हमारा फसल पैटर्न कैसा होना चाहिए।
तो सिंचाई वगैरह तो हो गई, सिंचाई हो गई, खाद उर्वरक हो गए, ठीक है। अब फसल पैटर्न जो है वो कैसा होना चाहिए। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर विधियाँ पता होंगी तो हम और अच्छे से जो है फसल हम उगा सकते हैं। जिसमें सबसे पहली हमारी मिश्रित फसल। इसमें हमें क्या करना है, मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों के लिए एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं। मिश्रित फसल में एक साथ एक ही खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूं चना है उसको एक ही खेत में उगाया, या फिर गेहूं सरसों को उगाया, या मूंगफली या सूरजमुखी को उगाया। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी होती है। फसल अगर नष्ट हो गई तभी भी उत्पादन की आवश्यकता बनी होती है। जो चीज़ एक तरह से कम हो रही होती है और दूसरी तरह से पूरी कर दी जाती है। दूसरा है अंतरा फसलीकरण। इसमें दो या दो से अधिक फसलों के एक साथ ही एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर लगते हैं। अंतरा फसलीकरण में क्या होता है कि इनमें दो या दो से अधिक फसल जो है वो एक ही, जो ऊपर वाला जो मेथड था उसमें दो फसलें एक ही उसमें की जा रही थी, इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाया जाता है। कुछ पंक्तियों में एक फसल की एक ही प्रकार की जो फसल है तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगा दी जाती है। होता क्या है कि कुछ पंक्तियां जो होती हैं उनमें एक प्रकार की फसल उगा दी जाती है, वही उसी के एकांतर में ही दूसरी जो पंक्तियां हैं उनमें दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं, सोयाबीन प्लस मक्का, यानी अपनी अपनी रो में सोयाबीन और मक्का को एक साथ उगा दिया जाए, और बाजरा और लोबिया को उगा दिया जाए। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हों। अभी इसी तरीके से एनिमल्स में भी करेंगे, तो फसलों का चुनाव इसीलिए किया जाता है कि उनकी पोषक तत्व जो हैं उनकी आवश्यकताएं अलग होगा, अलग अलग फसल की अलग अलग जो है आवश्यकताएं हैं उनके पोषक तत्वों की। इससे क्या होगा कि पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा, कि जो मतलब कि हो सकता है कुछ फसलों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, कुछ को फास्फोरस की आवश्यकता होगी, तो अलग अलग फसल जो है वो अलग अलग अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको उगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो है प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है, ठीक है। पोषक पदार्थों की जो पौधों में होगी प्रतिस्पर्धा वो खत्म हो जाएगी। तो इस जो विधि है, इस विधि के द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। पीड़क और जो रोग होते हैं उनको एक ही प्रकार की जो फसल होती है उनमें उनमें सभी जो पौधे होते हैं उनमें फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गोभी का दिखाया गया, कई सारे जो है यहाँ पे ये अंतरा फसलीकरण है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ठीक है, बीच में कोई और पौधा हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र क्या कहलाता है, क्रम के अकॉर्डिंग, जैसे एक फसल हमने उगाई, गेहूं की फसल उगाई, उसके बीच में दूसरी फसल उगने से बीच में एक दो महीने का जो गैप हुआ उसमें हमने गेहूं की अगर हमने फसल उगाई है तो उसके बाद हम कोई दाल या सोयाबीन या जो भी अदर फसलें हैं उनको उगा दे। फिर जो है खेत मतलब जो खेत खाली ना रहने दे तो उसको उगा दे। उसके बाद उनके जब जो है वो फसल हमको प्राप्त हो गई तो फिर हम चावल की उगा दें या और जो फसलें होंगी उनको उगा दिया जाए। तो ये पूरा जो होगा ये फसल चक्र कहलाता है। परिपक्वन जो काल होता है उसके आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जब एक बार कटाई हो जाएगी तो उसके बाद कौन सी फसल उगे ये निर्भर करेगा कि उस ज़मीन की जो भूमि है वहाँ की नमी कैसी है, उसकी सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, ठीक है, कि वहाँ पे कौन सी फसल उगेगी। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में दो या तीन फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा कि फसल चक्र हम अगर ढंग से अपनाएं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फसल सुरक्षा प्रबंधन, ठीक है। तो अब यहाँ पे फसलों की सुरक्षा जो है वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले खेतों में फसल खरपतवार कीट पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती हैं। मतलब खेतों की जो फसल होती है वो खरपतवार है, कीट है, पीड़क है, रोग है, इनसे प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाएंगी, क्योंकि क्या ये जो खरपतवार वगैरह होते हैं जो न्यूट्रिशन फसलों को मिलना चाहिए वो सारा यही खा जाते हैं और इनका कोई काम भी नहीं होता है। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम हो जाती है। खरपतवार, ये जो खरपतवार होते हैं ये कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे गोखरू होता है जिसे हम ज़ैंथियम कहते हैं, गाजर घास जिसे पार्थेनियम कहते हैं, और जो है वह मोथा जो होती है मोथा, इसको साइरेनस रोटेंडस बोलते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे खरपतवार दिए गए हैं जो कि भूमि के लिए अनावश्यक सिद्ध होते हैं, ठीक है। हमने भी बताया कि ये खरपतवार क्या कर लेते हैं, जो प्लांट का जो पोषक जो है मटेरियल होता है, पोषक तत्व होता है, वो इन खरपतवार ही ले लेते हैं। खरपतवार भोजन स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा कर देते हैं।
ठीक है, वो इन कंपटीशन कर देते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे कि फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। जो पोषक तत्व फसलों को मिलना चाहिए वो खरपतवार ही खा लेते हैं, और फसलों से हमें बेनिफिट है, खरपतवार तो जंगली हो जाएंगे। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों में से निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मेनली अच्छी पैदावार के लिए है। नेक्स्ट है, प्रायः कीट पीड़क 3 प्रकार के पौधों पर आक्रमण करते हैं। पहला, ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। दूसरा, ये क्या कीट पीड़क की बात की जा रही है, ये पौधों के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस चूस लेते हैं। तीसरा है, ये तने तथा फलों में छिद्र देते हैं। तने में भी और फल जो होते हैं उनमें भी छिद्र देते हैं, वही मतलब अपना डंक घुसोड़ करके या जैसे भी कट करके। ठीक है, इस प्रकार ये फसल को ख़राब कर देते हैं। वो चाहे वो कट करके किए हों या जो है उनमें मतलब कि उनका जो रसीलापन होगा उसको जो है चूस लेने से होगा, या फिर मेन जो उसमें तना पत्ती वगैरह जो है इनको भी तो काट काट छाट देते थे। आपने देखा होगा पालक की पत्ती जब हम खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि पालक जो है पत्ती काफ़ी अच्छी, और बीच बीच में जो है या तो एकदम हल्की लेयर हो जाएगी या फिर छेद दिखाई दिखाई देने को मिलेंगे। तो ये सब क्या है, जो उसमें जो कीड़े लग जाते हैं उन पत्तियों का उतना एरिया खा जाते हैं। तो फसल उत्पादन मतलब कि यही जो है, इस प्रकार से अगर फसल को ख़राब कर दिया जाए तो फसल उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। पौधों में रोग, बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग जो है कारकों द्वारा हो, मतलब कि इस तरीके के जो रोग जो होते हैं वो कारकों द्वारा होता है। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं, मिट्टी पानी और हवा के द्वारा। खरपतवार कीट तथा रोगों पर नियंत्रित कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। खरपतवार जो है या फिर कीट तथा रोगों पर जो नियंत्रण है वो कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि है पीड़कनाशी रसायन का उपयोग। इसके अंतर्गत शाकनाशी, पीड़कनाशी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, शाकनाशी आते हैं, कीटनाशी आते हैं, कवकनाशी आते हैं। ये सारे जो है पीड़कनाशी के अंतर्गत आ जाएंगे। इन रसायनों को फसल के जो है पौधों पर छिड़कते हैं। ये जो रसायन होते हैं इनको क्या किया जाता है, फसल के जो पौधे होते हैं उन पर छिड़क दिया जाता है, अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं। ठीक है, ये जो मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि अधिकाधिक उपयोग अगर किया जाएगा, ठीक है, तो उससे समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे कि ये पौधे कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले भी हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी बन सकते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवारों को हटाना भी हटाना भी एक विधि है। यांत्रिक विधि द्वारा जो खरपतवार है उनको हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां जैसे कि समय पर फसल उगाना। निरोधक विधियों में कौन से होंगे, समय पर फसल उगाना, उचित परिस्थितियां तैयार करना, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में जो है हल से जुताई के लिए कुछ निरोधक विधियां। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। क्या है कि जो है जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है तो उसमें हल से जुताई क्यों निरोधक विधियां हैं। तो ये जो खरपतवार होते हैं इनको और जो पीड़क जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि कैसे खरपतवार वगैरह जो हैं इनको हटाया जा सकेगा। अब यहाँ पे जो क्रियाकलाप दिया गया है इसमें देखिए क्या करना है। किसी पास के बगीचे अथवा खेत में जाइए और उसमें पाए जाने वाले जो खरपतवार या पुष्प या फसल है उनकी सूची बनाइए, किस तरीके के यहाँ पे पाए जाते हैं। इन पुष्प या फसलों पर अगर कोई कीट पीड़क लगा हो तो उसकी भी सूची बनाइए कि किस तरीके का कीट पीड़क इसमें छिड़का गया है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है अनाज का भंडारण। अब हमारे पास क्या हो गया कि अनाज भी हमें, फसल भी प्राप्त हो गई, अनाज भी प्राप्त हो गया, अनाज का हमने संरक्षण भी कर लिया। अब हमें अनाज का भंडारण करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। कृषि उत्पाद जो होता है इसका जब भंडारण किया जाता है तो बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, चिचड़ी तथा जीवाणु हैं। ठीक है, तो ये जो है इनके तथा इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। ठीक है, तो इसकी जो है मेन हानि अगर देखा जाए तो अजैविक कारक इसके अगर देखें तो हमारी नमी और ताप का जो अभाव है उसके कारण हो जाएगा।
ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। इनको देखिए ये करते क्या हैं, ये कारक जो है उत्पादक की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता जो है उसको भी कम कर देते हैं और साथ ही साथ उत्पाद को बदरंग भी कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं और इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जा सकता है। अब ये जो निरोधक और नियंत्रण विधियां हैं इनका उपयोग सबसे पहले भंडारण करने से पहले किया जाता है। जाहिर सी बात है, आप भंडारण करने से पहले अगर नीम वगैरह सब कुछ डाल देंगे तो तभी तो भंडारण करके हमने रख दिया, उसके बाद उसमें जितने समय तक भी रखा है उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इन विधियों में भंडारण से पहले उपयोग जो उत्पाद हैं उनमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उत्पाद की नियंत्रित पहले सफाई की जाती है। तो जो उत्पाद है उनकी नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना। ठीक है, नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना। जैसे पहले सूर्य, अब जो हमारे पास फसल है उसका भंडारण करने से पहले आपने देखा होगा कि जो फसलें हैं जैसे जो है धान है, ठीक है, इनको कच्ची उसमें ही इनको जो है निकाल लिया जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है। तो धान को सुखाया जाता है तो वही है कि अच्छी तरह से उनको सुखाया जाएगा। पहले सूर्य में सुखाया जाता है, उसके बाद उनको छाया में सुखाया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिएगा तथा जो धूमक होता है, फ्यूमिगेशन जो होता है, इसका उपयोग, धूमक का उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग पीड़क मर जाए, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये मर जाएं, इसमें इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे क्रियाकलाप जो है उसे देखिए। अनाज या दालों के दोनों या बीजों को एकत्रित करें, मतलब कि अनाज या दाल जो होते हैं उनके दोनों या जो बीज हैं उनको एकत्रित करें तथा इनकी बुआई और फसल काटने के लिए मौसम की जानकारी भी एकत्रित करें। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी क्रियाकलाप में। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पशुपालन। पशुपालन में क्या होता है, पशुधन के प्रबंध को पशुपालन कहते हैं। एनिमल प्रोडक्ट हमें जो प्राप्त होता है उसी को हम पशुपालन, वो जिस तरीके से हमको प्राप्त हो रहा है वही पशुपालन कहलाएगा। इसमें इसके अंतर्गत जो बहुत से कार्य आते हैं जैसे कि भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आदि। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, रहन सहन का स्तर जो बढ़ रहा है उसमें वृद्धि के कारण अंडा, दूध और जो एनिमल प्रोडक्ट हैं इनमें भी कमी होती जा रही है, इनकी भी खपत जो है वो बढ़ रही है। तो यही जो पशुधन है उनके लिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उन्हें हम देख लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक मिनट, थोड़ा सा और इसे छोटा कर ले। तो जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि पशु उत्पादों को का पोषक मान जो है प्रतिशत में कैसे, यहाँ पशु उत्पादक दिए गए या पोषक तत्वों की प्रतिशतता दी गई है। पशु उत्पादक में जैसे दूध, गाय, ठीक है, ये उसकी जो दूध जो प्राप्त होता है जो कि गाय से, इसमें वसा जो है 3.60, प्रोटीन 4.4 जो है हो जाएगा। ठीक है, 4 PM हो जाएगा, शक्कर 4.50 हो जाएगा, खनिज जो है वो 70.07 हो जाएगा और 80.20 जल हो जाएगा। विटामिन देखिए, दूध जो होता है इसमें विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B12 होता है, विटामिन D और E भी होता है। साथ ही साथ अंडे में आप यहाँ देख सकते हैं प्रोटीन और जो है वसा और शक्कर वगैरह कितना है। शक्कर इसलिए यहाँ बताया गया कि बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है अंडे में। ठीक है, उसके बाद खनिज भी है, जल भी है और जो है ये जो अंडा है इसका जो विटामिन होगा इसमें विटामिन B2 होगा और D होगा, विटामिन D। इसके बाद आती है मांस को हम जो है ये इसमें हम देखेंगे कि वसा, प्रोटीन, शक्कर वगैरह और चनी जो खनिज वगैरह जो है इनका भी हमने देखा। लेकिन इसमें जो यहाँ पे जो मांस है, मांस में जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन B2 और विटामिन B12 है। लास्ट में आता है मछली में नियासिन और विटामिन D और A आता है। तो यहाँ पे देखिए जो मानवीय व्यवहार है इसके प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियाँ भी आ गई हैं। जो एनिमल प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त हो रहा है इसमें कुछ परेशानियाँ हैं वो भी आ गई हैं। तो उनके लिए देखिए, इसलिए जो पशुधन है उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की आवश्यकता हो गई है। तो इसलिए अब इसमें पशु कृषि है उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। पशुपालन के 2 उद्देश्य हैं, जैसे दूध देने वाली तथा कृषि कार्य, यानी जैसे हल चलाना, सिंचाई तथा बोझ ढोने के लिए पशुओं का पालना। कि पशु जो है वो किस लिए पाए जा रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनकी मतलब कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनको पाला जाता है। भारतीय पालतू पशु को 2 मुख्य स्पीशीज़ हैं, गाय है
और भैंस है, ये जो है भैंस की मुख्य स्पीशीज है। गाय को बोलते हैं, इनका साइंटिफिक नेम है वॉस इंडिकस, और भैंस का वॉस बोवेलिस। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं, दूध देने वाली जो मादाएं होती हैं। जैसे दूध उत्पादन पशु के दुग्ध श्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि बच्चों के जन्म पश्चात दूध उत्पादन का समय काल होगा, जन्म के पश्चात ही दूध उत्पादन होगा। इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध जो श्रवण है काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दुग्ध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे जर्सी ब्राउन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ जो दी गई है, ये जो यूपीएससी है, मतलब हर फील्ड के जो एग्जाम्स हैं वो ये ज़रूर पूछते हैं कि लंबे समय तक दुग्ध श्रवण काल के लिए जो विदेशी नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं। जाहिर सी बात है, दुग्ध की बात हो रही तो गायों की या भैंस की, जो मतलब जो भी एनिमल जो है दूध देते हैं उनकी बात हो रही होगी। तो जो विदेशी नस्लें हैं उनमें जैसे कि जर्सी आएगी, ब्राउन स्विस आएगा, चुनाव करते हैं, ठीक है। जर्सी और ब्राउन स्विस के बारे में चुनाव करते हैं। देशी नस्लों जैसे कि रेड सिंधी हो गई, देशी नस्लों में साहीवाल, ठीक है। तो में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। तो ये जो है यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि पहले जो बताया गया था जर्सी ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं, ये देशी नस्लों की, और ये जो है विदेशी नस्लें हैं। और देशी नस्लों में रेड सिंधी हो जाएगी, साहीवाल हो जाएगी, ये दोनों ही जो हैं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें बहुत अधिक होती हैं। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो एक ऐसी संतति प्राप्त होती है जिनमें जो है दोनों ऐच्छिक गुण यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दुग्ध श्रवण काल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इन पे भी कंट्रोल करना है। यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है रेड सिंधी और ये साहीवाल गाय है, भारत की नस्लें गाय। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें आगे क्या है कि क्रियाकलाप में देखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप में हमें क्या करना है, पशुधन फॉर्म पर जाएं और निम्नलिखित की ओर ध्यान दें। जैसे पशुओं की संख्या तथा विभिन्न प्रकार की नस्लों की संख्या, विभिन्न नस्लों से जो प्रतिदिन प्राप्त दूध जो होता है, इसका भी मेन काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो क्रियाकलाप हैं उनसे हमें ये चीज़ बतानी है कि अलग अलग नस्लों से जो प्रतिदिन दूध प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, नस्लें जो फसलों की या पशुओं की संख्या जो है उनमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा, अगर हमें ये दूध जो है प्राप्त करना है तो हमें इनकी देखभाल भी करनी है, जानवरों की, उनकी। अब गाय भैंस जो है उनके शरीर की उचित सफाई भी होनी चाहिए, आवास की आवश्यकता भी होती है, ठीक है, आवास भी होना चाहिए, ठीक है। और पशु के शरीर पर जो झड़े हुए बाल हैं तथा धूल को हटाने के लिए भी नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। भाई सारी सी बात है, दूध अगर दुहा जाए और ये सारी चीज़ें इसमें डल जाएंगी तो ये जो है गंदगी के रूप में आ जाएंगी, ठीक है। उनका आवास जो है, जहाँ पे जानवर रहते हैं, वो आवास कैसा होना चाहिए, छतदार तथा रोशनदार, जो है रोशनदान युक्त होना चाहिए, ठीक है। मेनली जो घर है पशुओं का वो भी रोशनदान युक्त होना चाहिए, छतदार, उसमें छत होनी चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं। आवास का जो फर्श है वो ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे, ठीक है। फिर है दूध देने वाले पशु। जैसे डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। जो दूध देने वाले जो पशु होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक प्रकार का जो आहार, मतलब कि इनका जो आहार होता है, दूध देने वाले जो है पशु होते हैं उनका, डेयरी पशु का एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे। दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। मतलब दो तरीके के आहार होते हैं, एक तो उनके स्वास्थ्य के लिए हो जाएगा, दूसरा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने का हो जाएगा। इसकी आवश्यकता दुग्ध श्रवण काल के समय ही हो जाती है। दुग्ध श्रवण काल जब से स्टार्ट होता है, ठीक है, तभी से ही जो है ये स्टार्ट हो जाती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं। पशु जो है वो किस में आते हैं, आहार जो है उसके अंतर्गत आते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, मोटा चारा, रुक्षांश जो प्राय मुख्यतः रेशे होते हैं। अब मोटा चारा जो होता है उसी को ही हम रुक्षांश कहते हैं। ये मुख्यतः क्या होते हैं, रेशे होते हैं। तो इनमें हम लोग भी जैसे फाइबर्स, बहुत सारी चीज़ें हम इनहेल करते हैं, बहुत सारी फाइबर्स जो हैं वो हम खाते हैं, तो वो सब इन्हीं सब में आ जाएगा। सांद्र जिनमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं, ठीक है। तो ये जो है मोटा चारा होता है, इसमें रुक्षांश इसमें जो है मुख्यतः प्राप्त होते हैं। और सांद्र वाला जो हिस्सा होता है इसमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व हों।
ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ जो है सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं और जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हो गई, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने का भी काम हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिनके कारण उनकी जो दूध है उत्पादन, मतलब कि रोगों से जो अगर ग्रसित हो रहे हैं पशु, तो जाहिर सी बात है इफेक्ट सीधा पड़ता है उनके दुग्ध उत्पादन की क्षमता पर। तो उसमें या तो कमी आ जाती है या फिर जो पशु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ये दो इफेक्ट मोस्टली पड़ते हैं। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतर परजीवी दोनों ही होते हैं। और जो है बाह्य परजीवी द्वारा जो बाह्य परजीवी होते हैं, ठीक है, पशु के बाह्य परजीवी अंतर परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी जो होते हैं वो त्वचा पर रहते हैं, जिनसे पशु को त्वचा जो है रोग हो सकते हैं। और जो अंतर परजीवी होते हैं उनमें आते हैं कीड़े, आमाशय, आंत को तथा पर्ल्ड क्रिम जो होते हैं, फ्लूक जो कि यकृत को प्रभावित करते हैं। कीड़े जो होते हैं वो आमाशय तथा आंत को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और जो पर्ल्ड कृमि होते हैं, फ्लूक जिसे कहते हैं, वो यकृत को प्रभावित करते हैं, उसको सड़ा देते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होता है। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कुक्कुट या मुर्गी पालन। ठीक है, तो इसमें देखिए अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं, जैसे कि अंडे देने वाली। तो अंडों के लिए अंडे देने वाली जैसे लेयर मुर्गी, इनका पालन किया जाता है। ठीक है, और मांस के लिए ब्रॉयलर का पालन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ जो है मुर्गियों की यहाँ पे किस्में दिखाई गई हैं। एक एसिल है और एक लेग हॉर्न है। ठीक है, ये जनरली आपने देखा होगा, इनकी वैरायटीज़ को भी देखा होगा। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई किस्में बनाने के लिए देशी जैसे कि एसिल या फिर विदेशी जैसे कि लेगहॉर्न नस्लों का संकरण किया जाता है। तो देसी आपने देखा नस्लें, यहाँ पे जो एसिल है वो देसी जो है मुर्गों की जो नस्लें हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं, और लेगहॉर्न जो है ये विदेशी हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका संकरण किया जाता है। तो संकरण के बाद होता क्या है कि चूज़ों की संख्या तथा गुणवत्ता उनके लिए किया जाता है। दूसरा, छोटे कद के ब्रॉयलर या ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूज़ों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु। ठीक है, तो इनके लिए मेनली जो है इनके बीच में जो क्रॉस कराया जाता है वो ये जो है जो बेनिफिट है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये दो चीज़ हो गई। उसके बाद है गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता। इसके लिए भी जो है इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ब्रॉयलर होते हैं वो जो है विदेशी होते हैं। आप विदेशी में वो कहाँ के होंगे, तो उसके आधार पर जो है गर्मी के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है ढाल सकें। ठीक है, तो ये अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए। दूसरा है कि देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता होती है इनके। ठीक है, और अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उपोत्पाद एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकते हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि जो मांस वगैरह हो जाता है इसमें फाइबर्स हमको मेनली मिलते हैं। ठीक है, जो रेशेदार आहार जो होते हैं वो हमें मांस से ही मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, और भी जो है बहुत पदार्थ होते हैं लेकिन इनसे भी हमें मिलते हैं। तो इसलिए अंडे देने वाले और ऐसी क्षमता वाले जो पक्षी होंगे जो कृषि की जगह एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट से भी उनका जो है रेशेदार जो पदार्थ होते हैं आहार उनकी पूर्ति हो जाएगी इनसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे दिया गया है कि जो अंडों और ब्रॉयलर का जो उत्पादन है वो क्यों किया जा रहा है, किस चीज़ की पूर्ति के लिए। तो ब्रॉयलर चूज़ों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छे आहार दक्षता के विटामिन से प्रचुर आहार इनको दिए जाते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। तो उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है। मतलब जो चूज़े होते हैं बहुत जल्दी, ये जो ब्रॉयलर वाले होते हैं उनको अधिक मात्रा में अधिक प्रोटीन वाली चीज़ें उनको खिलाई जाती हैं। उसके बाद वो चूज़े जल्दी से ही जो है एक एडल्ट जो ब्रॉयलर होता है उसके रूप में उनको उत्पादित कर लिया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए इनका विपणन भी इनका जो है किया जाता है। ठीक है, मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत ही आवश्यक हैं। और इसके अंतर्गत इसके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। मेनली हमें इसके आवास पर भी ध्यान बहुत देना आवश्यक है।
इनके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनके बचाव करना भी शामिल है। इनके जो रोग हो रहे हैं या उन पर जो उनका नियंत्रण करना, उनको बचा लेना, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉयलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। ब्रॉयलर मेनली मांस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो अंडे देने वाले जो कुक्कुट होते हैं उनसे इनकी जो है मतलब कि यहाँ पे इनकी पर्यावरणीय जो आवश्यकताएं होती हैं ये थोड़ी अलग अलग होती हैं। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है, और वही जो कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा अधिक रखी जाती है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, कुछ जो है इनमें डिफरेंस रखा जाता है। फिर इसके बाद है कि जो जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी और पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, अतः सफाई तथा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है, और मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनका भी टीकाकरण किया जाता है ताकि उनको महामारी से बचाया जा सके, महामारी से ये ग्रसित ना हो। अभी आपने देखा होगा कि जो है मतलब H1N1 वाली जो डिज़ीज़ होती हैं, जिसमें जो मतलब कि यहाँ पे एक फ्लू जो होता है, ठीक है, बर्ड फ्लू जो फैला हुआ था, ये एक महामारी साबित हुआ था एनिमल्स के लिए, खासकर ये कुक्कुटों में, ठीक है। तो मुर्गियों में जो है ये हुआ था। तो इस तरीके की जो महामारी है इनसे इनको बचाया जा सके, ठीक है। इन सावधानियों के बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। अगर ये सारी सावधानियाँ जो है अगर हम बरतें तो जो कुक्कुट है उसके कुक्कुट पालन में हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ पे क्रियाकलाप में देखिए कि कुक्कुट पालन केंद्र में जाओ और वहाँ विभिन्न प्रकार की नस्लों का अवलोकन करो कि किस किस प्रकार की नस्लें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद उनको दिए जाने वाले आहार, उनके आवास, उनकी प्रकाश सुविधाओं को नोट करिए, और अंडे देने वाले जो लेयर हैं और जो ब्रॉयलर हैं उनको पहचानिए, ठीक है। इसके बाद है अब हमें देखना है मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मछली उत्पादन, हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन हमको प्राप्त होती है तो मछली से होती है, ठीक है। तो ये एक मतलब कि एक कंप्लीट जो है वो मिलेगा इससे। मछली उत्पादन में पंख युक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन या मॉलस्क सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं, और दूसरा स्रोत होता है मछली पालन या फिर मछली संवर्धन। ये दो तरीके होते हैं। मछलियों के जल स्रोत, समुद्री जल तथा ताज़ा जल। मछलियाँ जो जल स्रोत होता है जिसमें जो है ये डेवलप करती हैं, जो है मतलब रह सकती हैं, इनके लिए अनुकूलित रहता है वो जो है वातावरण। तो जो ताज़ा जल होता है उसमें मेनली जो है मछलियाँ जीवित रहती हैं, ठीक है। तो आलवणीय जल होता है, आलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है, इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताज़े जल के पारिस्थितिक तंत्रों में ही किया जा सकता है। तो ये था मछलियों के बारे में, और फिर हम देखेंगे कि अब किस किस तरीके की जो मछलियाँ हैं इनमें कौन कौन से मेथड हैं जो मछली पालन में आवश्यक होंगे। इनमें सबसे पहले आएगा समुद्री मत्स्यिकी। समुद्र में जो है मत्स्य पालन किया जाता है, फिर उनको जो पकड़ा जाता है, तो उसमें कैसे भारत की समुद्री मछली संसाधन जो है वो क्षेत्र, भारत का जो मछली संसाधन क्षेत्र है वो 7,500 किलोमीटर समुद्री तट और इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। तो समुद्री तट 7,500 किलोमीटर समुद्री तट तक, उसके अलावा समुद्र की गहराई तक भी जो है जो मछली पालन होता है, जो मछलियाँ में जो है मिली प्राप्त हो सकती हैं। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछली जो है जिसको हम पॉम्फ्रेट बोलते हैं, पॉम्फ्रेट है, और जो है मैकर्ल है, टूना है, सार्डाइन है और बॉम्बे डक है। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित समुद्री मछलियाँ हैं, समुद्र में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिएगा कि समुद्र में पाई जाने वाली सर्वाधिक जो प्रचलित समुद्री मछलियाँ हैं वो कौन सी हो सकती हैं। तो आप में ऑप्शन आपको पता ही है कि पॉम्फ्रेट होगी, और मैकर्ल होगी, टूना होगी, सार्डाइन होगी और बॉम्बे डक होगी। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नाव से किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया भी जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली जो समुद्री मछलियाँ हैं उनका समुद्री जल में संवर्धन भी किया जा सकता है, और आर्थिक महत्व वाली जो होती हैं, ठीक है। और इनके इनमें जो है प्रमुख हैं वो कौन कौन सी हैं उन्हें देखिए। मुलेट है, भेटकी है, और पर्ल स्पॉट है जिसे पंख युक्त मछलियाँ कहते हैं, और कवचीय मछलियाँ जैसे कि झींगा मछली जो होती है इसमें कवच होता है, तो ये सब है। और मस्सल है और ऑयस्टर है, एवं साथ ही समुद्र खरपतवार।
तो जो ऑयस्टर है इसका संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो ये सब कुछ ऐसी हैं जिनसे हमें आर्थिक महत्व प्राप्त होता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का जो भंडार है वो कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा ही हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन या मेरी कल्चर कहते हैं, जिसमें मछलियों को जो है इसमें जीवित उनका मतलब उनकी जो प्रगति उनका पैदावार उनकी जो होती है उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मछलियाँ दिखाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है मैक्रोबियम रोजेनवर्गी। तो यहाँ जो समुद्री झींगे होती हैं, झींगे हैं, उनकी दो वैरायटीज दिखाई गई हैं। ताज़े पानी में जो पाई जाती है वो मैक्रोबियम रोजेनवर्गी है, और समुद्र में समुद्री पानी में जो पाई जाती है खारे पानी में वो पीनस मोंडेन है, मोंडोन। ठीक है, तो ये दोनों जो है झींगा मछली जो है इसकी प्रजातियाँ दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे जो मेथड है अंतःस्थलीय मत्स्यिकी, इसके अंतर्गत क्या आएगा? ताज़ा जल के स्रोत, नाले, तालाब, पोखर तथा नदियाँ हैं। ठीक है, और उसके बाद खारे जल के संसाधन में जहाँ समुद्री जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी मुख जो एस्चुरी होता है, तथा जो है इसी के साथ ही जो लैगून है, लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। ये पूछा जाता है, लैगून जो होता है ये मत्स्य भंडारण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थलीय वाले स्रोतों पर किया जाता है, इनको जब अंतःस्थलीय वाले जो स्रोत होते हैं वहाँ पर मछलियों को जब ग्रहण किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। ठीक है, मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ ही किया जाता है। धान की फसल जैसे उगाई जाती है उसी तरीके से उसी के साथ ही मछली संवर्धन भी किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि अधिक मछली संवर्धन जो है वो मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है। मिश्रित मछली संवर्धन हम अभी यहाँ पे देखेंगे कि मछलियों का जो उत्पादन है इसको बढ़ाने के लिए, उत्पादन स्तर बढ़ाने के लिए मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र में होता क्या है। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें देशी तथा आयातित प्रकार की जो मछलियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक ये जो मिश्रित जो मछली संवर्धन तंत्र होता है इसमें ऐसा तंत्र होता है, इसमें एक ही तालाब में 5 से 6 मछलियों की स्पीशीज ली जाती हैं। ठीक है, उनकी किस्में ले ली जाती हैं, और इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है कि जिनके आहार के लिए प्रतिस्पर्धा ना हो, यानी उनका खाने के लिए मतलब कई प्रजातियों की ली गई हैं तो उनमें कई तादाद अगर हैं तो उनमें खाने में जो है मेनली प्रतिस्पर्धा होगी। तो ऐसी मछलियाँ लें कि जिनमें खाने की प्रतिस्पर्धा ना हो और उनके आहार भिन्न भिन्न हों। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार को प्रयोग मतलब कि जो तालाब है उसमें अलग अलग प्रकार का आहार उपस्थित होगा ना, तो उसका जो है उपलब्ध जो आहार है उसका प्रयोग किया जा सके। जैसे कटला मछली जो होती है वो जल की सतह से अपना भोजन लेती है। ठीक है, जल की जो सतह होती है वहाँ से कटला मछली अपना भोजन लेती है। रेहू मछली जो होती है, रेहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती हैं। वही मृगल या कॉमन कॉर्प तालाब की तली से भोजन लेती हैं, और ग्रॉस कॉर्प जो होती है ये खरपतवार खाती हैं। तो देखा हमने कि अलग अलग मछलियाँ अलग अलग उनका जो है भोजन मतलब कि उनका अलग अलग है। ठीक है, तो इससे इनकी जो खाद्य पदार्थों की प्रतिस्पर्धा है वो तो खत्म हो गई। इस प्रकार ये सभी मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना जो है स्पर्धा के प्रतिस्पर्धा के अपना अपना आहार लेती रहती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है जल स्तर होता है उसमें ये सारी जो वैरायटी उनके तल का उनकी मध्य का स्तर उसमें अलग पदार्थ होते हैं, खरपतवार अलग होते हैं, गहराई में अलग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो खाद्य की चीज़ें भी अलग अलग उपस्थित होती है, इसमें इतनी सारी प्रजातियाँ एक जगह रह सकती हैं। इस प्रकार ये सभी मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के आपस जो है अपना अपना आहार लेंगी और उनके उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। तो हम यहाँ पे देखें मछलियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे कई सारी जो वेराइटीज़ दिखाई गई हैं। इनमें ये वाली जो है ये कटला मछली है, और ये सिल्वर कॉर्प है, ये रेहू मछली है, और ये वाली जो है ये ग्रॉस कॉर्प है, ये मृगल है, और ये कॉमन कॉर्प है। ठीक है, तो ये अलग अलग मछलियाँ दिखाई गई। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो मिश्रित जो मछली संवर्धन है इसमें एक समस्या ये होती है कि इनमें कई मछलियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। इनमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंभ जो होते हैं वो देशी नस्ल के लिए से लिए जाएं तो अन्य स्पीशीज़ के डिंभों के साथ मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे पहली बात तो इनकी जो प्रजनन की जो जनन की जो प्रोसेस होती है वो वर्षा ऋतु में कई जो होती हैं, केवल मछलियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं। और मत्स्य डिंभ जो होते हैं वो देशी नस्ल के अगर लें तो वो अन्य स्पीशीज़ के डिंभों के साथ वो मिल सकते हैं, मिली यहाँ पे क्रॉस कराया जाएगा ना। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंभों का उपलब्ध ना होना एक गंभीर समस्या है। यहाँ पे यही एक चीज़ समस्या उत्पन्न करेंगी। तो अब देखिए इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा
किया जा सके। तालाब में जब इन मछलियों का जो संवर्धन हो तो किसके द्वारा, हार्मोन के उपयोग के द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंब प्राप्त होते रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि मछलियों की पैदावार भी बढ़ती रहेगी। क्रियाकलाप में देखिए क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, मछलियों की जनन काल में मछली फॉर्म में जाओ, जब उनका जनन काल हो कि कौन सी मछली का जनन काल कब होता है। तो वहाँ पे हमें क्या देखना है कि तालाब में मछलियों की विभिन्न किस्में पहले देखिए आप वहाँ पे, उसके बाद अवलोकन करना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, मछलियों की किस्में पहले देखनी है, उसके बाद तालाब के प्रकार देखने के किस किस प्रकार, तालाब भी तो अलग अलग तरीके के होंगे। उसके बाद है फॉर्म में प्रयुक्त आहार में शामिल तत्व, फॉर्म में जो मछलियाँ रखी जा रही हैं उसमें कौन कौन से जो है अलग किन किन मछलियों के लिए कौन कौन सा आहार रखा जा रहा है। ज्ञात करो कि फॉर्म की मछली उत्पादन क्षमता क्या है। इतनी सारी अगर वेराइटीज़ है तो वहाँ पे मछली उत्पादन क्षमता कैसी है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो है मधुमक्खी पालन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है मतलब काफ़ी व्यावसायिक तौर पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है ये पालन है, मधुमक्खी पालन। तो आइए देखें, मधु तथा शहद का सर्वत्र उपयोग, सबसे ज़्यादा इसका भी उपयोग होता है। अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। कृषि उद्योग के अंतर्गत मधुमक्खी पालन भी आने लग गया है। चूँकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। इसमें ज़्यादा धन नहीं लगता है, इस वजह से और धन की जो शहद होता है वो बिकता महंगा है, तो यानी कि धनार्जन जो है इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम से, शहद के अलावा जो है मधुमक्खी के छत्ते से मोम भी प्राप्त होते हैं। मोम भी बहुत अच्छे स्रोत होते हैं और मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। जो मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम प्राप्त होता है उससे औषधियाँ तैयार की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर दिखाया गया इसमें मधुमक्खी के छत्ते पूरे तैयार किए जाए। मधुमक्खी के छत्ते की मधु वाटिका ये दिखाई गई है। दूसरा है मधु निष्कर्षक, जहाँ से जो है शहद वगैरह निकाला जाएगा। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देशी किस्म की मक्खी, जिसे हम बोलते हैं, जो देसी किस्म की जो मक्खी है एपिस सेरना इंडिका, सामान्य भारतीय मक्खी इसे कहते हैं। एपिस डॉर्सेटा एक शैल मक्खी है और एपिस फ्लोरी एक लिटिल मक्खी है, इसका प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी एपिस मेलिफोरा का उपयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में ये जो मक्खी है इस मक्खी का प्राय उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन है, इटली मक्खी, जो कि एपिस मेलिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट देखिए, इसमें इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे डंक भी कम मारती हैं और वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती हैं। जो उनका छत्ता बनाया जाता है इसमें काफ़ी समय तक ये रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। इसलिए व्यावसायिक दृष्टि से अगर देखा जाए मधु उत्पादन में तो जो है ये इटली मक्खी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और मधुवाटिका अथवा मधुमक्खी फॉर्म बनाए गए हैं क्या, व्यवसायिक मधु उत्पादन के लिए। यही जो मधुवाटिका और मधुमक्खी, जिसे मधुवाटिका को ही मधुमक्खी फॉर्म कहेंगे, ठीक है, ये बनाए गए हैं। मधु की कीमत, जो शहद होता है इसकी कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों की चारागाह अर्थात उनको जो मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। शहद जो होते हैं इनकी वैरायटीज़ मेनली फूलों का जो मकरंद होता है उसी पर ही निर्भर करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती हैं और चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो मधु जो शहद होता है इसकी वैरायटी मेनली जो फ्लावर्स होते हैं फूलों की वैरायटी पर ही निर्भर करती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ही हमारी एंड होती है और ये हमारा जो 9th क्लास का जो पूरी साइंस थी वो पूरी यहाँ पे एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 10th क्लास की जो साइंस है उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा और जो है बहुत अच्छा होगा अगर आप हमारी वीडियो शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।